नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा खूबसूरत देश। यहाँ की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी पर्वतों की ऊंचाई और जनता की सादगी है। लेकिन नेपाल की सड़कों पर ये आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्या वजह सिर्फ सोशल मीडिया बैन थी या फिर असली कारण वो भ्रष्टाचार था जिसने जनता के सब्र का बांध तोड़ा? सरकार ने 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशनों पर बैन लगाया था, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्मों पर। क्या सिर्फ यही कारण था इतने बड़े प्रोटेस्ट का? लेकिन ये तो था सिर्फ पब्लिक की आवाज रोकने के लिए। असल आग लगी थी भ्रष्टाचार और घोटालों को रोकने के लिए, जिससे जनता बहुत परेशान। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे हुआ नेपाल में करप्शन पर इतना बड़ा हंगामा और यूथ इससे कैसे जुड़ते चले गए। नेपाल सरकार ने जब अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया तो आधिकारिक बयान सीधा और छोटा था। सरकार का कहना था फेक न्यूज, अफवाहें और नफरत फैलाने वाली सामग्री देश की सुरक्षा के खतरे में है, इसी कारण से कदम उठाना पड़ा। सुनने में बात सही लगती है, आखिरकार फेक न्यूज ने कई देशों में राजनीतिक संकट खड़े किए। अमेरिका से लेकर भारत सरकार तक सरकारें लगातार फेक न्यूज पर शिकंजा कसने की कोशिश करती रही है। तो फिर नेपाल का फैसला गलत क्यों माना गया? असली वजह शायद कुछ और थी। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से नेपो किड्स और नेपो बेबीज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। जनता सवाल पूछ रही थी, देश का पैसा जनता के लिए है या सिर्फ नेताओं के बच्चों के लिए? इन हैशटैग के जरिए खुलासा हो रहा था कि कैसे बड़े नेताओं के बच्चे बिना योग्यता सरकारी ठेके और नौकरियां पा रहे थे, कैसे आलीशान गाड़ियां, बंगले और विदेशी यात्राएं जनता के टैक्स से चल रही थी, और कैसे असली टैलेंटेड नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए सबूत वायरल हो रहे थे। किसी ने एक मंत्री के बेटे का महंगी कार के साथ वीडियो डाला तो किसी ने प्रधानमंत्री के रिश्तेदार के नाम पर हुई डील्स के कागज शेयर कर दिए। इन सब के चलते नेपाल की जनता पहले चुप थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अब बोलने लगी थी। यही वजह थी कि सरकार के लिए अब सोशल मीडिया एक खतरा बन चुका था। पर यह सरकार का फेक न्यूज को रोकने का बहाना था। एप्स ऑनर को ऑफिशियली नेपाल में ऑफिस बनाने को कहा गया जहां पर फेक न्यूज की रिपोर्टिंग हो सके। ये डिसीजन इतने अचानक लिए गए कि बड़े सोशल मीडिया एप्स ने इसे नॉर्मल हवाला समझकर इग्नोर कर दिया। इसीलिए सरकार ने इन्हें बैन करने का फैसला लिया। लेकिन जनता का मानना है कि असल मकसद था सच को दबाना, जो इंटरनेट पर धीरे धीरे सबको दिखाई दे रहा था। क्योंकि एक लोकतंत्र में मीडिया और सोशल मीडिया वही आईना है जिसमें जनता अपने नेताओं का असली चेहरा देखती है, और आईना ही तोड़ दिया जाए तो जनता के सामने सच्चाई कैसे आएगी? सरकार ने जैसे ही बैन का ऐलान किया, जनता सन्न रह गई। कुछ घंटों तक तो लोग इसे मजाक समझते रहे, लेकिन जब यूट्यूब नहीं खुला, व्हाट्सएप पर कॉल नहीं लगा और फेसबुक अचानक ब्लॉक हो गया, तब यकीन हुआ कि सरकार ने वाकई में जनता की आवाज पर ताला लगा दिया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई युवाओं से। काठमांडू की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया ब्लैकआउट के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा हमारी पढ़ाई रुक गई, तो किसी ने कहा चिल्लाकर ये लोकतंत्र की हत्या है। धीरे धीरे ये आवाज सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रही। रात होते होते शहरों की सड़क पर भीड़ जमा होने लगी। हजारों युवा हाथों में तख्तियां ले निकल पड़े और कहने लगे, गिव अस बैक आवर वॉइस, स्टॉप किलिंग डेमोक्रेसी, वी आर नॉट स्लेव्स। कहने को तो ये नेपाल की गलियों में पहली बार एक युवा क्रांति की शुरुआत। काठमांडू, पोखरा और विरतनगर हर जगह युवा सरकार से जवाब मांगने लगे। पुलिस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स और अंततः लाइव फायर का इस्तेमाल किया। कम से कम 19 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन ये अब रुकने वाले नहीं थे। जेन जेड, वो पीढ़ी जो मोबाइल और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है, वो पहली बार सड़कों पर सरकार के खिलाफ खड़ी थी। वीपीएन का यूज करके किसी ने इंस्टाग्राम रील पर आंदोलन की झांकियां डाली, तो किसी ने ट्विटर पर लाइव अपडेट लिखना शुरू कर दिया। सरकार ने इंटरनेट को जितना दबाया, लोग उससे तेजी से ज्यादा वैकल्पिक तरीकों से जुड़ते चले गए। नेपाल की हर बड़ी यूनिवर्सिटी, हर गली, हर मोहल्ले में एक ही चर्चा थी, क्या ये बैन लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? लेकिन सिर्फ छात्र ही नहीं, आम जनता भी जुड़ने लगी। दुकानदारों ने कहा हमारा ऑनलाइन कारोबार खत्म हो गया है। ड्राइवर और मजदूरों ने कहा परिवार से बात करने का जरिया छीन गया। कई माएँ रो पड़ी क्योंकि उनके बच्चे पड़ोसी देश में काम करते हैं, तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, यह आंदोलन सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं रहा, यह बन चुका था जनता बनाम सरकार की जंग। सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश कर रही थी, यह आंदोलन उतना ही भड़कता जा रहा था। लोग इस सरकार से इतना परेशान हो चुके हैं कि पार्लियामेंट हाउस, रूलिंग पार्टी का ऑफिस और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया है। काठमांडू आग और धुएं में डूब गया है। प्रोटेस्ट अब सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ जंग बन गया है। 8 सितंबर को गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी कुर्सी छोड़ दी। उसी दिन सरकार के सोशल मीडिया और आईटी के हेड ऑफिस को लोगों ने आग लगा दी और फाइनेंस मिनिस्टर को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। सरकार को आखिरकार सोशल मीडिया से बैन हटाना ही पड़ा, लेकिन जनता ने साफ कह दिया था कि हमारी असली आंदोलन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है।
और ये तब तक जारी रहेगा जब तक व्यवस्था नहीं बदलती। लेकिन ये नेपाल में जनता का गुस्सा एक नया नहीं है। 2006 में हुए जन आंदोलन में पूरे राजतंत्र की नींव हिला दी थी यहीं की जनता ने और देश को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। 2019 में गुथी बिल के खिलाफ हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतरे थे ताकि अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाया जा सके। पिछले कुछ सालों में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए हैं। इन सब आंदोलनों की एक ही कड़ी रही है, जनता का असंतोष, भ्रष्टाचार, अन्याय और राजनीतिक अस्थिरता। और अब 2025 का सोशल मीडिया बैन प्रोटेस्ट उसी लंबी परंपरा का नया अध्याय बन गया है, जिसने यह दिखा दिया है कि नेपाल की जनता और चुप रहने को तैयार नहीं है। और अब यह मुद्दा इंटरनेशनल मीडिया तक चला गया है। ह्यूमन राइट्स और यूएन ने नेपाल की सरकार की निंदा की है। साथ ही हमारे देश और यूरोपियन यूनियन ने भी चिंता जताई है। नेपाल की कहानी दुनिया के लिए सबक है। सोशल मीडिया बैन तो एक बस बहाना था, असल मुद्दा था घोटाले, भ्रष्टाचार और जनता की आवाज का गला घोटना। नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया कि यहाँ डेमोक्रेसी किताबों में नहीं मिलती, रोडों पे उतर कर मिलती है। अगस्त 2025 में इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी प्रांत में प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय संसद भवन में आग लगा दी। यह विरोध तब भड़का जब विधायकों को अत्यधिक आवास भत्ता दिए जाने की खबर सामने आई। इस घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो जनता के आक्रोश के बाद डेमोक्रेसी में होते हैं। नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों में जनता का गुस्सा संसद तक पहुंच गया, लेकिन भारत की स्थिति अभी भी बहुत अलग नहीं है। यहाँ भी आम लोग लगातार महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और सिस्टम की लापरवाही से परेशान है। किसान सड़क पर आंदोलन कर चुके हैं, युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आम परिवार रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में यह असंतोष छोटे छोटे प्रदर्शनों और सोशल मीडिया की आवाजों में बटा हुआ है। सवाल यह है कि जनता कब तक सहन करेगी। आज का भारतीय युवा सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। सरकारी भर्ती परीक्षाएं सालों तक अटकती रहती है, जब होती है तो पेपर लीक घोटालों में डूब जाती है। लाखों छात्र अपनी जिंदगी की मेहनत दांव पर लगाते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही उनके सपनों को तोड़ देती है। न रोजगार मिलता है, न भरोसा। यही कारण है युवाओं के भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जवाबदेही से उम्मीद करना अब मजाक जैसा लगने लगा है। दोस्तों, बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है और क्या ठीक लगता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।